अबला को माने महिला को अ, मंदिर को वो तोड़ने के लिए जाता है, तो क्या करोगे? तुम अच्छे व्यक्ति हो ना, तो क्या करोगे? या तो प्राण दे देंगे, हम तो बाप रे! हमारे भगवान की प्रतिमा खंडित हो ये मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं पहले मर जाऊँगा। ऐसे आत्महत्या करोगे? या या मंदिर और गुंडे के बीच में खड़े रह मारो, बाद में तो तुमको मारेगा। ऐसे मरोगे? क्या करोगे? हाथ पकड़ना तो आता नहीं उसका, उसके से शस्त्र मनोभाव ये बाप रे खराब व्यक्ति होते हैं, वो हाथ में शस्त्र लेते हैं। तो ये जो अच्छा व्यक्ति है ना, उसकी व्याख्या बहुत गलत है। अथवा कहो कि आधी है। वो आधी व्याख्या से जो दूसरी आधी व्याख्या है, उसको बुलाने से सारा नुकसान ही नुकसान है। वो व्यवस्था नहीं बना सकता, वो धर्म की रक्षा क्या करेगा, मंदिर की रक्षा कैसे करेगा? तो इसलिए ये व्यक्ति, समाज और व्यवस्था, ये अपनी गोष्ठी का चर्चा का विषय बनाना चाहिए और थ्रेडबेर डिस्कशन करो। ये व्याख्या सुनने में बहुत अच्छी लगती है, परंतु परिणाम की दृष्टि से कारगर नहीं है, क्योंकि हमने अच्छाई की व्याख्या बदल दी है। मूल मुद्दा ये है कि अच्छा किसको कहते हैं, सज्जन किसको कहते हैं, अहिंसक किसको कहते हैं, धार्मिक किसको कहते हैं, इसकी व्याख्या हमने बदल ली है। उस व्याख्या के अनुसार फिर हम अच्छे मनुष्य की व्याख्या करने जाते हैं, तो दुष्ट ही जीतता है उसमें। खैर चलो, अब तो दीर्घायु की तरफ चलो। रही हूँ कि इसको अच्छा थोड़े कहते हैं फिर, जिसको अच्छे बुरे का भेद ही नहीं समझता। तो पहले हमने अच्छाई की व्याख्या ही बदल दी है और हमारे संदर्भ बदल गए हैं। तो व्यवस्था हमारी व्यवस्था नहीं है, तो फिर हम अच्छे व्यक्ति उस व्यवस्था को हमारी है या हमारी नहीं है, व्यवस्था सही है या गलत है, यही नहीं समझेंगे, ऐसे अच्छे व्यक्ति से क्या होगा? और सही बताने वाली कोई व्यवस्था ही नहीं है। सही बताने वाली, सही गलत का विवेक सिखाने वाली जो शिक्षा की व्यवस्था है, उसको ही पहले तो तुमने नष्ट कर दिया है, उसको ही दुष्ट बना दिया है। फिर अच्छा बुरा कौन बताएगा कि किसको? और ये धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म तो रक्षा तभी करेगा जब तुम उसकी रक्षा करोगे, तो तुम उसकी रक्षा करने के लिए क्या कर रहे हो? वो तो कुछ नहीं करना चाहते हैं। तत्काल में तो धर्म के ऊपर आक्रमण करने वालों को तुम मारोगे, परंतु लॉन्ग टर्म में धार्मिक समाज पैदा करोगे और शूरवीर पैदा करोगे कि धर्म के ऊपर आक्रमण करने के लिए कोई आए ही नहीं। ये बात है कि अच्छा व्यक्ति, तो अच्छेपन की व्याख्या क्या है? अब अगर आप 100 लोगों के बीच में सर्कुलेट करो ना कि अच्छे व्यक्ति के 10 लक्षण बताइए, आप देख लेना कैसे आते हैं। अच्छा व्यक्ति हमेशा शांत रहता है, क्षमाशील होता है, धैर्य रखता है, अच्छा व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करता, अच्छा व्यक्ति हिंसा नहीं करता, अच्छा व्यक्ति धार्मिक होता है, माने पूजा पाठ करता है, अच्छा व्यक्ति
विनयशील होता है, अच्छा व्यक्ति सत्य बोलता है। इसी प्रकार के 100 लक्षण मिल जाएंगे आपको। लेकिन परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान ने 2 काम के लिए आए थे, सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का निर्दालन करने के लिए आए थे। और उन्होंने युद्ध नहीं करना ये नहीं कहा था, युद्ध करो ऐसा कहा था, शत्रुओं का विनाश करो ऐसे ही कहा था। तो हम लोग आधा ही बोलते हैं, सज्जनों की रक्षा। और सज्जन कौन? संघ में गोविंद राव के बहुत कैरेक्टर आता है। एक डॉक्टर साहब के जमाने से गोविंद राव प्रसिद्ध है। ये गोविंद राव अच्छा मध्यम वर्ग का व्यक्ति है। सुबह जल्दी उठता है, स्नान ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है, अपना अपने कपड़े स्वयं धो लेता है, बार पढ़ता है और अच्छा बच्चों बच्चों को भी 2 श्लोक सिखाता है, फिर भोजन करता है, सब्जी लेने के लिए भी जाता है, भोजन करता है, ऑफिस जाता है, कभी भी विलंब से नहीं जाता, नीचे मुंडी करके अपना पूरा काम करता है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देता, तो ईमानदारी से नौकरी करता है। शाम को समय से ही वापस घर जाता है, घर जाते जाते कोई फूल ले जाना है, सब्जी ले जाना है तो लेकर जाता है, संध्या करता है, बच्चों पर अच्छे समय से भोजन करता है, अच्छा ही खाता है, बच्चों के साथ घर वालों के साथ बातें करता है, और फिर रात को समय से प्रार्थना करके सो जाता है। ये गोविंद राव है। उसको मुसलमानों की डेमोग्राफी चेंज होगी, मुसलमान अत्याचारी बन गए हैं, हम गलत शिक्षा दे रहे हैं, देश में गुंडागर्दी बढ़ रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, अनाचार बढ़ रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। हम तो सीधे अपने रास्ते जाओ, अपने रास्ते वापस आओ, न किसी को परेशान करो, न किसी ऐसे दुष्टों से दूर रहो, दंगे से दूर रहो, दंगों की खबरें भी मत पढ़ो, दंगों की चर्चा मत करो। ऐसे गोविंद राव, उसको अच्छा बोलना ये प्रचलन है। हाँ, वो तीर्थ यात्रा पर जाता है, मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता है, कथा सुनने के लिए भी जाता है, दक्षिणा भी देता है, घर में मेहमान आते हैं तो आदर सत्कार बहुत अच्छी तरह से करता है, शादी ब्याह में जाता है, कभी सन्यासी आए तो भिक्षा देता है, ये सब करता है। लेकिन ये वोकिज्म और ईसाइयत या इस्लाम या आर्थिक संकट या ये पर्यावरण का प्रदूषण और ये किस कारण से है, इसमें उसको कोई रुचि नहीं है, वो उसके प्रश्न ही नहीं है। उसके प्रश्न है बस बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढना, बेटे को अच्छी नौकरी करने लायक बना देना। ऐसे गोविंद राव को सज्जन कहना, अच्छा कहना, ये हमारी व्याख्या हो गई है। सही है, ऐसा तो बोलते हैं। आभासी अच्छाई वाले नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे अच्छे नहीं चाहिए, जरा देशभक्त चाहिए, तो सेवा सेवा सेवाशील चाहिए, देश की समस्याओं को समझने वाले चाहिए। तो अभी संघ में कैसा है कि अब देश दुनिया की समस्याओं को ये समझते हैं या उसके प्रति कंसर्न है। सेवा सेवा तो है ही संघ का मुख्य काम, प्राकृतिक आपत्ति, सजीव आपत्ति में सेवा करना, ये तो है संघ का। परंतु मुख्य बात जो मुझे कोई भी शास्त्र नहीं समझते,
माने शिक्षा में क्या परिवर्तन करना चाहिए, इस परिवर्तन करना चाहिए वो शास्त्र। पर्यावरण का प्रदूषण न हो इसलिए क्या करना चाहिए वो शास्त्र। ओ, संघ क्या करेगा? अब पर्यावरण ये उनकी एक गतिविधि है जो एक महत्वपूर्ण विषय है। कुटुंब प्रबोधन दूसरा है। तो कुटुंब प्रबोधन में देश भर में क्या करेंगे? तो सप्ताह में एक बार शाम को सब कुटुंब के जितने लोग हैं साथ मिलकर भोजन करो, ये एक एजेंडा है। अब दूसरा, भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भ्रमण, ये अपना हो, इतना करो। अब ये क्यों है? ये हम समझते हैं कि करोड़ों लोगों तक पहुंचना है तो ये इतनी ही बातें लेकर जा सकते हैं आप। परंतु किस कारण से ये कुटुंब व्यवस्था हुई है उसका शास्त्र, ये संघ का विषय नहीं। वो स्वयं सेवकों को जितना जो जिसको करना है करे। अगर हम लोग करेंगे ना तो हमारा समर्थन करेंगे, हमारे कार्यक्रम में आएंगे, परंतु संघ का एजेंडा नहीं बनेगा। ये संघ का एजेंडा कौन सा बनेगा? करोड़ों लोगों को जो बता सकते हैं और लाखों लोग बता सकते हैं। बताने वाले लोग भी चाहिए ना। बताने वाले लोग ये तो बता सकते हैं भाई भारतीय वेश पहनो, ये बता सकते हैं। सप्ताह में एक बार साथ में बैठकर भोजन करो, ये तो बता सकते हैं। परंतु तुम जेनेटिक साइंस पढ़ो, ये नहीं बता सकते और स्वयं भी नहीं पढ़ सकते। तो लाखों लोग बता सके, करोड़ों लोगों को बता सके, ये तो संघ का एजेंडा बनता है। परंतु शास्त्रों का अध्ययन करके कुछ रचना खड़ी करो, ये संघ का एजेंडा नहीं बनता। वो किसी व्यक्ति को करना पड़ेगा, किसी संस्था को करना पड़ेगा। हाँ, व्यक्ति करेगा तो संघ उसकी प्रशंसा करेगा, समर्थन करेगा, उसके उदाहरण देगा सब जगह। कोई सहायता चाहिए तो वो कर देगा, अपनाएगा नहीं, वो स्वयं नहीं करने लगेगा। और ये तो उनकी कार्य पद्धति की एक सोची समझी बात है कि आप करोड़ों लोगों तक तो शास्त्र लेकर नहीं पहुंच सकते। शास्त्रों के अध्ययन में करोड़ों लोगों को नहीं जोड़ सकते। परंतु हम ऐसा मानते हैं कि भले ही 1% लोग, 140 करोड़ में 1% कितने हुए? 140 लाख हुए ना। 1,40,00,000 माने 1% हुआ। 1% भी ऐसा करते हैं, माने 1% भी ऐसा नहीं करने वाले रहे तो बाकी के 99% लोगों को सही दिशा नहीं मिलती। क्योंकि शास्त्र बताने वाले तो कोई चाहिए, शास्त्र के आधार पर परिवर्तन कैसे करना ये बताने वाले लोग चाहिए। तो 1,40,00,000 तो बहुत होते हैं। इतने लोगों को भी पुनरुत्थान कैसे संभालेगा 1,40,00,000 को? हमारे पास 40 भी नहीं है। तो इस देश के पास 40 भी नहीं है, 1,40,00,000 की क्या बात है? 0.1% भी नहीं है। 0.1% माने 14 लाख हुए। 14 लाख भी नहीं है। 0.01 14,000 भी नहीं है। आप समझे, जरा स्टेटिस्टिक्स ही देखिए कि 0.1% जब तक शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं और उसकी प्रस्तुति नहीं करते हैं और उसका कुछ निरूपण नहीं करते हैं, उसके लिए व्यवस्था मांगते नहीं हैं, तब तक संघ क्या करेगा? ये संघ का विषय नहीं है ना, ये सरकार का विषय है। भाई सरकार को करोड़ों लोगों का वोट चाहिए ना।
उसमें ये शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते। उनको तो शिक्षा की व्यवस्था बिठाना है, तो सरकार क्या व्यवस्था बिठाएगा? सरकार तो यही व्यवस्था बिठाएगी जो आज चल रही है। हाँ, आप यूनिवर्सिटी बनाओ, तो फिर वो संघ भी उदाहरण देगा उसका। हाँ, उसमें आपको 2-5 करोड़ चाहिए तो वो भी देगा कभी। लेकिन खुद नहीं करेगा। लोगों को बताएगा जाओ पढ़ने के लिए वहाँ, वो भी करेगा। स्वयंसेवक पढ़ने के लिए नहीं आएँगे, क्योंकि उनको संघ का काम करना है। तो बात बड़ी ना ऐसे ऑन ग्राउंड आकर देखो तो बहुत उलझी हुई है। और ऑन ग्राउंड आकर बैठकर देखो हम और आप अभी बात कर रहे हैं। ऐसी बात करने के लिए किसको आराम है, किसको समय है, किसको पड़ी है ऐसी? और फिर ऐसी विश्वास से बात बात करनी चाहिए। बैठकों में बात नहीं हो सकती। माने नहीं क्यों हो सकती? कौन क्या बोलता है और कौन क्या समझता है, इसका कोई धड़ा ही नहीं है। और कौन क्या बाहर जाकर कहेगा, इसलिए सारी बातें ना वो क्लोज सर्कल है, परमानेंट सर्कल है, निरंतर लग कर करते रहने की, तो जाकर कुछ बातें बनती हैं। शास्त्रों का अध्ययन भी ऐसे ही नहीं हो जाता। लग कर करेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। लागू करने के लिए प्रयोग भी जब तक लग कर नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और एक बार करके दिखाया तो फिर उस आधार पर और सारे बन जाते हैं। संघ का काम इतना इतना एक तरह से कहो तो, अगर शास्त्र की दृष्टि से कहो तो बहुत ऊपरी है, बहुत सतही है, छोटी-सी छोटी-छोटी बातें हैं बिल्कुल। परंतु संघर्ष तो उनको भी बहुत करना पड़ा है, माने सहना पड़ा है। संघर्ष क्या, संघर्ष तो संघ कभी करता नहीं, परंतु सहना पड़ा है। इतने 3 बार बैन करने के बाद वो खड़ा नहीं हो सकता। सामान्य सा संगठन तो नहीं खड़ा हो सकता। 48 में गांधी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का कैसा नरसंहार हुआ, जैसे 84 में सिखों का हुआ। सिखों की से तो 4 गुने ज्यादा संख्या में ब्राह्मणों को मारा। अखबार में कहीं पर भी नहीं आया। और जिस दिन शाम को हत्या हुई, उसी दिन रात्रि में महाराष्ट्र में, सारे महाराष्ट्र में समाचार पहुंच गए और मारो को ये निर्देश भी पहुंच गए। कैसी व्यवस्था होगी? मोबाइल तो था नहीं, लैंडलाइन से ही बात होनी थी, वो भी सब जगह नहीं था। कैसे हो गया? और अखबार में समाचार भी नहीं आए कहीं पर भी। इसलिए जो चिंतन होना होता है ना, वो तो लग कर करना होता है, प्रयास भी लग कर करने होते हैं। घंटों चिंतन, घंटों मंथन, घंटों बोलना, घंटों फिर योजना पर काम करना, लग कर करना, ये सारा नहीं हुआ तो शास्त्र का कुछ नहीं होता। और 99% का काम सही तरीके से चले, इसलिए 1% को करना है।
और 99% का काम बेकार है यदि 1% नहीं है तो। माने बिना 1 के शून्य जैसा हो जाता है, जो होता ही है ना। अच्छे लोग दुष्टों की सेवा में या अनिष्टों की सेवा में, अनिष्टों को मजबूत करने के लिए लग जाते हैं और उसको सज्जन बोला जाता है। और वो दुनिया में देखो तो सज्जन ही है। बस हम अच्छे से रहते हैं, कभी किसी को परेशान नहीं करते, जोर से टीवी की आवाज भी, वॉल्यूम भी नहीं बढ़ाते, आसपास के लोगों को डिस्टर्ब हो इसलिए। यही बातें सीखी है ना, सज्जन क्या करता है। तो ये जो समाज में सज्जन है, उनका काम शास्त्रों का अध्ययन करना नहीं है, उनको फॉलो करना है। सज्जन लोग धर्म के बातों को, अच्छी बातों को फॉलो करते हैं। और फिर मानस ऐसा बन जाता है कि जो कथाकार, जो धर्मगुरु, जो ऋषि प्रचलित मान्यता के विरुद्ध है, वो तो धर्म की बात नहीं है। अरे अरे, ये तो ऐसी बातें, शिक्षा की बातें कर रहा है, धर्म की बातें करो जरा, तो सुनने जाएंगे, ऐसा बोलने लगता है। और हमारा माने तक्षशिला कैसा था, वो शास्त्रीय अध्ययन का केंद्र था ना, शास्त्रों का अध्ययन चलता था। तो उन शास्त्रों के अध्ययन को राजनीति शास्त्र है, तो राजनीति का प्रैक्टिकल प्रयोग भी है, और एक सम्राट की सत्ता उखाड़ देने का प्रयोग भी है। ऐसा कृतिशील है। प्रयोग भी करो, राजनीति क्यों पढ़ते हो, कूटनीति क्यों पढ़ते हो, प्रयोग भी करो इसका। ऐसा सब कुछ है। इसलिए वो जो संघ है ना, वो संघ 99% लोगों की सज्जन शक्ति, माने फॉलो करने की शक्ति। हाँ, उसको बताने वाला कोई होना चाहिए कि भाई ये गलत बात है और हमको ऐसा करना चाहिए, तो वो अपने बचा कर करेगा, जो भी करेगा वो अपने को बचा कर करेगा। हाँ हाँ, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। गोविंद राव तो नहीं बनना चाहिए। भाई तो इस तरह से हम सोचें तो जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं, तो संपूर्ण हम्म शिक्षा जब तक व्यक्ति को नहीं आएगी, अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, हम्म, शिक्षा व्यवस्था, हाँ हाँ तो फिर वो हाँ गुरुकुल भी ढंग से हाँ, नहीं चला पाएगा। केवल आचार्य बन के चला गया नहीं तो चला गुरुकुल नहीं चला पाएगा, पाएगा। नहीं नहीं चला पाएगा, नहीं चला पाएगा। इसलिए देखो, ये प्रश्न बहुत पहले से चला है। धर्मपाल का लोकार्पण कार्यक्रम जयपुर में था, और डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप आए थे। देवेंद्र स्वरूप बहुत ही विद्वान, स्वयंसेवक, प्रचारक रहे हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्राध्यापक थे। फिर दीनदयाल शोध संस्थान का जो त्रैमासिक चलता है मंथन, उसके संपादक थे, बहुत विद्वान, बहुत। वे आए थे, तो उसमें उन्होंने पहले तो हमने समग्र विकास की कल्पना, संकल्प, समग्र विकास क्या है, वो बड़ी निर्दोषता से पूछ रहे थे। हम
थे। तो ये फिर मैंने कहा कि व्यक्ति समर्थ तो बन जाएगा, उसकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शक्तियाँ, उनका विकास हो गया, बहुत अच्छी बुद्धि है, परंतु कहाँ उसका प्रयोग करना है, ये दृष्टि यदि नहीं आई, तो उसका प्रयोग कहाँ करेगा वो? वो मारेगा, लेकिन किसको मारना है ये पता नहीं चलेगा, तो मार तो सकता है। इसलिए उसका विनियोग कहाँ करना, इस दृष्टि से ये परमेष्ठिगत विकास है। तो समझ तो तुरंत गए और उन्होंने कहा भी, अरे हाँ यार, ये तो भी कोई बात ही नहीं करता है। व्यक्ति केंद्रीय रचना होने के कारण से मुझे समर्थ बनना इतना ही है, और फिर मेरे लिए उपयोग करना सामर्थ्य का, ये है। परंतु ये तो नहीं है कि समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि इसके लिए करना, ये तो नहीं सिखाते हम। तो समझ तो तुरंत गए वे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का इतिहास। जिन जिन लोगों ने प्रयास किए हैं उन, हरिओम, सुन रहे हैं ना? हाँ, हाँ ताई। हाँ, नहीं, मेरे फोन स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ हुआ इसलिए पूछ रही हूँ। तो उसमें उन्होंने प्रस्तावना में यही प्रश्न उठाया है कि जब तक राज्य व्यवस्था, समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था नहीं बदलती, तब तक शिक्षा व्यवस्था कैसे बदलेगी? वो इन आइसोलेशन थोड़े बदलेगी। ये तीन व्यवस्थाएं और अनुषंग से इन तीनों के साथ संबंधित और व्यवस्थाएं जब तक नहीं बदलती, तब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलती। ये प्रश्न पूछकर उन्होंने छोड़ दिया है कि ये तीन तो नहीं बदलेगी, तो शिक्षा व्यवस्था बदलने का, मैंने उन्होंने जो कहा कि अब तक के जो प्रयास शिक्षा परिवर्तन के हुए, वो यशस्वी क्यों नहीं हुए? तो इस कारण से नहीं हुए, और ये बदलना तो संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था अपने आप में तो नहीं बदल सकती। फिर हमारी एक गोष्ठी में, भारतीय विचार मंच की गोष्ठी में मेरा विषय था, तो उस समय भी प्रश्नोत्तर में, जिज्ञासा समाधान में, अपने एक अच्छे कार्यकर्ता ने प्रश्न पूछा कि जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं बदलेंगी, तब तक शिक्षा व्यवस्था तो कैसे बदलेंगी? आप भी कहती हैं कि ये तीन व्यवस्थाएं। तो मैंने कहा कि ये बात ठीक है, मैंने देवेंद्र स्वरूप का उल्लेख भी किया क्योंकि संघ में लोग जानते हैं उनको। तो प्रश्न तो ये है, अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं बदलती, तब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलती, परंतु शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलती तब तक ये तीन भी नहीं बदलती। कौन बदलेगा? शास्त्र ही हमारा गलत, तो कैसे बदलेगा? पैराडिम ही गलत है, तो कैसे बदलेगा? उसकी शिक्षा तो मिलनी चाहिए। तो हमारे सामने ये पजल निर्माण हुई कि जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलती, तब तक ये तीन नहीं बदलती, और जब तक ये तीन नहीं बदलते, तब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलती। तो इसका हल कैसे निकलेगा? कहीं तो ब्रेक पॉइंट होना चाहिए। तो ब्रेक पॉइंट है शिक्षा। ये तीन बदलने का सामर्थ्य तो शिक्षा में है। तो जब तक शिक्षा व्यवस्था इन तीनों को नहीं बदलती, तब तक अपने आप में वो कारगर नहीं हो सकती। शुरुआत किसको करना चाहिए, ब्रेक किसको करना चाहिए? तो वो तो शिक्षा को ही करना पड़ेगा ब्रेक। तो इस दृष्टि से सोचो, जो अभी आपने प्रश्न पूछा ना, कि अर्थव्यवस्था बदलने वाली शिक्षा जब तक नहीं होगी, तब तक तो कुछ नहीं होगा। समाज व्यवस्था बदलने वाली शिक्षा नहीं होती, तो ये नहीं होता। ये प्रश्न ऐसा पेच वाला है। मैंने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली में जो है, उनका बीएड कॉलेज है, उसके जो थे ना, वो हमको जानते थे, उन्होंने एक कार्यक्रम में हमको बुलाया था, तो हम गए थे। ये प्रश्न निकला कि अभी देखो, शिक्षक प्रशिक्षण में हम लेसन प्लानिंग और पाठ्यक्रम और ये सब करते हैं, तो पढ़ाना कैसे अच्छी तरह से, यही हम देखते हैं। वो अकबर, माने, अकबर ने 1800 में जो
अफ़ज़ल खान ने शिवाजी को मारा कि शिवाजी ने अफ़ज़ल खान को मारा, या औरंगज़ेब दुष्ट है और शिवाजी महाराज सही हैं, ये अगर पाठ में नहीं लिखा है, तो फिर वो तो नहीं पढ़ाएँगे, हम तो यही पढ़ाएँगे कि औरंगज़ेब बहुत धार्मिक था, बहुत सादगीपूर्ण रहता था और अपनी टोपी गूँथ कर फिर वो उसको बेचकर उसके पैसे से करता था, और शिवाजी तो पहाड़ों का चूहा था, उसने सूरत भी लूट लिया, इसलिए वो लुटेरा था, पहाड़ी चूहिया थी। यही पढ़ाते रहेंगे। तो इसका क्या? वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया, आपने बहुत साधन सामग्री का प्रयोग किया, सबको छात्रों को बोलने में सहभागी बनाया, बहुत एक्टिव रही कक्षा, इसलिए आप मूल्यांकन तो उसका सही का अच्छा करेंगे, उसको तो नंबर बहुत देंगे और बीएड तो वो फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण हो जाएगा, लेकिन पढ़ाता तो ये है। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारा काम नहीं है ना, इन विषयों का कंटेंट बदलना हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो अध्यापन की टेक्निक, पद्धति, मेथोडोलॉजी, ये हमारा काम है शिक्षा शास्त्र का तो। बीएड कॉलेजों का या पीएचडी इन एजुकेशन हो तो भी कंटेंट बदलना हमारा काम नहीं है। अब टेक्निकली उनकी बात तो सही थी कि कंटेंट वो कैसे बदलेंगे? एक शिक्षक सभी विषयों का ज्ञाता कैसे होगा? तो फिर इसके साथ तो अर्थशास्त्र को जुड़ना चाहिए, इतिहास के शिक्षक को जुड़ना चाहिए और राज्य शास्त्र के शिक्षक को जुड़ना चाहिए, समाज शास्त्र के शिक्षक को जुड़ना चाहिए। इन सभी लोगों ने जब तक पाठ्यक्रम बदलने का मानस नहीं बनाया या तैयारी नहीं की या अध्ययन नहीं किया, तब तक शिक्षा क्या करेगी? शिक्षा विभाग में तो ये आता ही नहीं है, कायदे से नहीं आता है। देश के किसी भी टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी कहो तो भी उनका ये विषय नहीं है। हमने व्यवस्था तो ऐसे ही बनाकर रखी है ना कि टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी का कंटेंट क्या होगा या टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कंटेंट क्या होगा? वो टेक्नोलॉजी भारतीय दृष्टि की है या नहीं है, इसकी मीमांसा करना टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एजेंडा ही नहीं है, विषय ही नहीं है। तो ये काम कौन करेगा? ये काम 0.01 वाले जो करेंगे, वो नहीं है। वो स्थान खाली है। हमारी राम विद्यापीठ की संकल्पना यही है कि सबसे ऊपर ये होना चाहिए कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, अर्थशास्त्र के, माने कॉरपोरेट सेक्टर के, इकोनॉमिक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के, काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च, काउंसिल फॉर सोशल रिसर्च, कल्चरल रिसर्च, आईआईटीज, आईआईएम, आईआईएससी, ये जो सारे चलते हैं, उनमें कोई सामंजस्य है कि नहीं? और उनमें कोई इंडियननेस है कि नहीं? अगर उन्हीं में तो इंडियननेस है नहीं, अब अरबों रुपयों का बजट है एडवांसमेंट के नाम पर। ये देखने वाली कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा में भी अगर बहुत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन क्यों कर रहे हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन करो ना। और फिर उसको जैसे हमने कहा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन एजुकेशन करो ना, तो वो कदाचित अपना एजेंडा बनाए कि हमें इन प्रश्नों की ओर ध्यान देना है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मेडिकल क्षेत्र में एडवांसमेंट, इकोनॉमिक क्षेत्र में एडवांसमेंट, माने क्या? अमेरिका के पीछे जाओ और पैसिफिक, अटलांटिक, मेडिटेरेनियन में डूब जाओ। दिशा क्या है? वो दिशा निर्धारित करने वाला इंस्टीट्यूट कहाँ है? टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियननेस कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन व्यू ऑफ लाइफ, ये कहाँ है?
इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन ज्ञान संपदा, ये IKS कहाँ है? वो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये कहाँ है? ये तो है नहीं। अब IKS वाले IIT के प्रोफेसर IKS के कोऑर्डिनेटर बनकर घूम रहे हैं देश भर में। मुझे अभी विचार आ रहा है, गणपति मूर्ति को फोन करके एक बार ऐसे 2 दिन साथ में बैठने के करें। वे आपके कानपुर वाले अनुराग त्रिपाठी हैं, खड़गपुर वाली एक रुचा शर्मा भी हमारी गोष्ठी में आई थी, बेंगलोर वाले, ऐसे लोगों को लेकर एक बार जरा बैठें और ये बताएं कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम कहाँ है, इसकी कल्पना करो। तो हमारी राम विद्यापीठ की संकल्पना ये है, सबसे ऊपर ये होना चाहिए, राम विद्यापीठ ये बनेगा। अब ये लोग सेमिनार करते हैं हाई लेवल के, एक एक को 10-10 मिनट बोलने के लिए बताते हैं। वो छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, कैसा भी करेंगे, बहुत लोगों को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो 10 मिनट बोलो, 5 मिनट बोलो, ये कैसे करेंगे? ये पद्धति भी उन्होंने तो अमेरिका से उधार ली है और कहेंगे हाई लेवल डिस्कशंस। चलो समझे आप, ये कर रहे हैं। चलिए, तो हम विद्यापीठ हमको चलाना है, इसका संकल्प करो। जी ताई, राम विद्यापीठ से होगा ताई। हाँ, और क्या। तो अभी पुनरुत्थान विद्यापीठ और राम विद्यापीठ एक ही तो है, हम यही करना चाहते हैं, न इस दिशा में ही जा रहे हैं। चलो ठीक है। ठीक है भाई।